हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में अष्टांग हृदय का 7वां अध्याय जो कि अन्न रक्षा अध्याय स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई भोजन है उसमें विष डला हुआ है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर मान लो विषैला भोजन हमारे कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अमाशय में जाता है तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पक्वाशय में जाता है तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी कि हमने एक प्रकार से पॉइजनस फूड के बारे में देखा था। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विरुद्ध आहार। ठीक है, देखिए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि अन्न रक्षा अध्याय में एक प्रकार से हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रय उपस्तंभ पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है 3 उपस्तंभ होते हैं। 3 उपस्तंभ होते हैं, बताओ मेरे को वो कौन कौन से 3 उपस्तंभ होते हैं। तो आप सभी को पता भी होगा, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, आहार। ठीक है, आहार। ठीक, दूसरा जो उपस्तंभ होता है वो क्या होता है, निद्रा, है ना, निद्रा। और तीसरा जो उपस्तंभ होता है वो क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो एक प्रकार से इस चैप्टर में हम उपस्तंभ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उपस्तंभ में आहार हो गया, निद्रा हो गया और ब्रह्मचर्य हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने आहार को देखा था, आज भी हम आहार को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको निद्रा को बताऊंगा और निद्रा पढ़ाने के बाद मैं आपको ब्रह्मचर्य यानी कि मैथुन कर्म को बताऊंगा। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि अन्न रक्षा अध्याय में 3 उपस्तंभ को समझाया गया है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये जो 3 उपस्तंभ है जो कि आहार है, निद्रा है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों उपस्तंभ का उपयोग जो शास्त्रों में जिस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, शास्त्रों में जिस प्रकार से निर्देश दिए गए उन निर्देश का पालन करते हुए अगर आप क्या करते हैं, इन 3 उपस्तंभ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आपका शरीर जो होता है ठीक उसी प्रकार से शरीर का बल बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, आप हेल्दी रहते हैं जिस प्रकार से एक पूरा मकान जो होता है खंभों पर टिका हुआ होता है। तो ऐसा बोला गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 क्या होते हैं, उपस्तंभ होते हैं। और अगर आप क्या करते हैं, शास्त्रों में जिस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं उनका उन निर्देश का पालन करते हुए अगर आप इन 3 उपस्तंभ का उपयोग करते हैं तो आपका शरीर जो होता है उसका बल बढ़ता है, आपका शरीर की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है, और ये 3 उपस्तंभ ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से एक मकान जो होता है खंभों पर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो हम आहार लास्ट लेक्चर में भी इस पर चर्चा करी थी हमने। आज के इस लेक्चर में भी हम विरुद्ध आहार को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम निद्रा को देखेंगे, उसके बाद हम किसको देखेंगे, ब्रह्मचर्य को देखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इतनी बात मैंने आपसे करी तो उसका मतलब यही है कि हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में एक प्रकार से 3 उपस्तंभ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उसमें से पहला उपस्तंभ हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, उसका कुछ टॉपिक और बाकी है जो कि क्या विरुद्ध आहार, तो उसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है विरुद्ध आहार। तो इसमें ये जो विरुद्ध होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो विरुद्ध की परिभाषा आपको अष्टांग हृदय में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि विरुद्ध का मतलब ये होता है कि ऐसे आहार, है ना, ऐसे आहार या ऐसे पदार्थ जो क्या कर देते हैं, शरीर के बात आदि दोष से उनको प्रकोपित तो कर देते हैं लेकिन उनको शरीर से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, यानी कि विरुद्ध की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे पदार्थ जो शरीर के दोषों को प्रकोपित तो कर देते हैं लेकिन उन्हें क्या करते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर आहार भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं विरुद्ध आहार की परिभाषा देखूं, दोनों को मिलाकर अगर मैं देखूं तो विरुद्ध आहार जो होते हैं ऐसे आहार होते हैं जिनका गुण जो होता है वो क्या होता है, शरीर में जितनी धातुएं प्रेजेंट होती है, आप सभी को पता है 7 धातुएं होती है, साथ में आप यहाँ पर वात, पित्त और कफ इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शरीर में जितनी भी धातुएं प्रेजेंट होती है उनका जो भी गुण होता है, तो ये जो विरुद्ध आहार होता है इनका गुण जो होता है हमारे शरीर में जितनी भी धातुएं प्रेजेंट होती है इनके ठीक विपरीत गुण होता है। ठीक है, और ये विरुद्ध आहार जो होता है हमारे शरीर में धातुओं के क्या हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है अगर आप क्या करते हैं, इनका सेवन करते हैं। ठीक है, और विरुद्ध आहार की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कई आहार जो होंगे वो क्या होंगे, संयोग विरोधी होंगे, है ना। कई आहार जो होंगे वो क्या होंगे, संयोग विरोधी होंगे। संयोग विरोधी यानी कि इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करते हैं दूध के साथ अगर मान लो कोई अम्ल पदार्थ का सेवन करते हैं, तो एक प्रकार से क्या होता है, ये संयोग विरोधी हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से कई विरुद्ध आहार जो होते हैं वो क्या होते हैं, मात्रा विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, मात्रा विरोधी होते हैं। जैसे कि इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप क्या करते हैं घी और मधु का, अगर आप क्या करते हैं घी और मधु का सम मात्रा में सेवन करते हैं, साथ में मधु और जो वर्षा जल होता है उसका भी अगर क्या करते हैं सम मात्रा में अगर मतलब सब मात्रा का मतलब ये हो जाएगा कि बराबर मात्रा में घी, जैसे कि मान लो घी आपने 10 ग्राम लिया और मधु भी आपने क्या लिया 10 ग्राम लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे सम मात्रा बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा एक प्रकार से मात्रा विरोधी हो जाएगा। ठीक है, कई आहार जो होते हैं क्या होते हैं काल विरोधी होते हैं, कई आहार जो होते हैं क्या होते हैं देश विरोधी होते हैं, कई आहार जो होते हैं क्या होते हैं प्रकृति विरोधी होते हैं। ठीक है, तो हालांकि वाग्भट ने इतना डिटेल में यहाँ पर विरुद्ध आहार पर चर्चा नहीं की है, लेकिन जब आप चरक में जाएंगे तो आपको विरुद्ध की परिभाषा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी डिटेल में, आपको वहां पर विरुद्ध आहार के घटक वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वाग्भट ने एकदम शॉर्ट में विरुद्ध आहार पर चर्चा की है। वाग्भट ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, विरुद्ध आहार के उदाहरण दिए हैं कि इसको इसके साथ सेवन करते हैं तो वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, विरुद्ध आहार कहलाता है। उससे क्या रोग उत्पन्न होते हैं इसके बारे में वाग्भट ने बात नहीं की है, लेकिन जब आप चरक पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाएंगे वहां पर 26वां अध्याय है, वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको विरुद्ध आहार डिटेल में देखने को मिलेगा। विरुद्ध आहार का सेवन करने से उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, लेकिन अष्टांग हृदय में इतने डिटेल में नहीं गया है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, विरुद्ध आहार है। आप आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर उठाकर देखना लास्ट ईयर के, आपको विरुद्ध आहार का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाग्भट ने इतना डिटेल में बात नहीं की है, लेकिन जब आप चरक देखेंगे, चरक का 26वां अध्याय वहां पर विरुद्ध आहार पर चर्चा की गई है, तो एकदम डिटेल में की गई है। विरुद्ध के आपको घटक भी दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और विरुद्ध आहार के सेवन करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वाग्भट ने इतना डिटेल में बात नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम तो अष्टांग हृदय पढ़ रहे तो हम वाग्भट के अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी मैं जिस उदाहरण के इंपॉर्टेंट वो आपको बता दूंगा। ठीक है, कि उनसे क्या रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने विरुद्ध आहार के बारे में बताया कि जो विरुद्ध आहार जो होता है परस्पर विरोधी आहार भी है ना, विरुद्ध या परस्पर विरोधी आहार जो होता है वो भी क्या होता है, विष या गर्विष के समान होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मान लो आहार में विष डल जाता है तो वो किस प्रकार से आपके शरीर के लिए क्या होता है, घातक होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्या करते हैं विरुद्ध आहार लेते हैं तो वो भी विष या गर्विष के समान हो जाता है ना। गर्विष यानी कि आर्टिफिशियल पॉइजन के समान हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम्पेटेबल फूड्स आल्सो कैन बी ट्रीटेड एज पॉइजन एंड आर्टिफिशियल पॉइजनिंग। इनकम्पेटेबल फूड यानी कि विरोधी आहार, तो विरोधी आहार का अगर आप सेवन करते हैं तो वो भी एक प्रकार से किसके समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है, और वो भी आपके लिए क्या होता है, घातक होता है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, तो उनका आपको एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो वो भी विष या गर्विष के समान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया अनुपदेशीय मांस। अनुपदेशीय मांस यानी कि जो जलीय मांस होता है, या अनुपदेश का मांस। अनुपदेश का मांस यानी कि अनुपदेश में आप सभी को पता है इसमें क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हरे भरे पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ के जंगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जलीय स्रोत देखने को मिलेंगे। ठीक है, या आप ऐसा बोल दो अनुपदेशीय मांस, इसके अलावा आप यहाँ पर जलीय मांस को भी ले सकते हैं। तो ये जो अनुपदेशीय मांस जो होता है, इसके साथ अगर आप क्या करते हैं उड़द का, मधु का, दूध का, अंकुरित धान्य यानी कि जो जर्मिनेटेड सीड्स होता है, साथ में बीज यानी कि जो कमल की जो डंडी होती है, ठीक है, मूली का और गुड़ का, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, आपको अंधापन हो सकता है। ठीक है, अंधापन हो सकता है,
या आप बहरे भी हो सकते हैं, या बहरे भी हो सकते हैं, या आपके शरीर में क्या हो सकती है, कंपन भी हो सकती है, या कभी कभी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या बोला कि अनुपदेशीय मांस या जलीय मांस के साथ आपको उड़द का, मधु का, दूध का, जर्मिनेटेड सीड का, लोटस की जो डंडी होती है, मूली और गुड़, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, विरोधी होते हैं, ठीक है। अगर आप इनका एक साथ सेवन करते हैं तो आपको अंधापन हो सकता है, बहरापन हो सकता है, कंपन हो सकती है, ठीक है, या कभी कभी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्या बोला इन्होंने उदाहरण में, विशेषकर दूध के साथ आपको मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये जो दूध होता है ना, दूध, और अगर हम मछली की बात करें, है ना, दूध, और अगर हम किसकी बात करते हैं, मछली की बात करें, दूध और अगर हम मछली की बात करते हैं, तो इनमें इनकी समान गुण क्या होते हैं, इन दोनों के समान गुण ये होते हैं कि दूध जो होता है वो क्या होता है, दूध जो होता है इसमें कौन सा रस होता है, मधुर रस होता है ना। मछली में भी कौन सा रस होता है, मधुर रस, ठीक है। वही अगर हम इसके विपाक की बात करें तो इसमें मधुर विपाक होता है, इसमें भी क्या होता है, मधुर विपाक होता है, और दोनों ही कैसे होते हैं, अभिसंधि होते हैं। अभिसंधि यानी कि अगर आप इनका एक साथ क्या करेंगे, सेवन करेंगे, ठीक है, मतलब दूध भी अभिसंधि होता है और ये भी क्या होता है, अभिसंधि होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका एक साथ सेवन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, महाअभिसंधि हो जाएंगे। अभिसंधि का मतलब क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जितने भी स्रोतस होते हैं, है ना, जैसे कि बात करते हैं धमनी ले लो आप, या आप आर्टरीज ले लो आप, या रसवाहिनी धमनियां ले लो, ठीक है, तो उनमें क्या कर देते हैं, ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उनमें जकड़ाहट कर देते हैं। अभिसंधि का मतलब क्या होता है, जकड़ाहट होना, ठीक है। तो जल हमारी बॉडी के स्रोतों के मार्गों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या होते हैं, समान गुण होते हैं। साथ में अगर हम इनके विपरीत गुण की बात करें तो एक जो होता है इसमें तो उष्ण होता है, और एक जो होता है इसमें क्या होता है, शीत होता है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, दूध और मछली का एक साथ सेवन करते हैं, ठीक है, एक साथ सेवन करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, दोनों का अगर एक साथ सेवन करेंगे तो महाअभिसंधि हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि आपको दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और खासकर यहाँ पर जो मछली की बात की गई है वो किसकी बात की गई है, एक मछली है चिलमिल, है ना, चिलमिल नाम की एक मछली है, तो उसका खासकर आपको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। चिलमिल नाम की एक मछली जो होती है वो उसका आंख जो होता है वो लाल रंग का होता है ना। रोहू जो मछली होती है उसके समान उसका आकार होता है, और ये चिलमिल मछली होती है वो जमीन पर भी चल सकती है, यानी कि पानी में तो रहती है, साथ में जमीन पर भी जिंदा रहती है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि ये जो चिलमिल मछली है, खास करके सभी मछलियों की बात की है यहाँ पर, जितनी मछलियां हैं उनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर यहाँ पर जो बात की है वो विशेष करके चिलमिल मछली का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, आपको रक्तज विकार हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, रक्तज विकार हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे क्या बोला, अम्ल रस प्रधान सभी पदार्थ तथा फल, तो यहाँ पर ये बोला कि अम्ल रस प्रधान सभी पदार्थ, यानी कि जितने भी क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं और जितने भी फल होते हैं उनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, कुल्थी, कांगुनी, मटर और मोठ का भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आगे, तो इस प्रकार से बागबान ने सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दिए हैं, लेकिन इनके सेवन करने से क्या विकृति होती है इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो इनकी आपको विकृति भी देखने को मिलेगी कि इनका आप सेवन कर रहे हैं तो इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए आप यहाँ पर, अब देखो जो चीज मैं हिंदी में लिखकर आया हूँ वही सेम चीज मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखकर आया हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए ये चीज बेनिफिट है, ठीक है, उसको बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में नोट्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आप सभी के लिए ये चीज आसान कर ली है। तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इंग्लिश पे भी नोट्स मिलेंगे और हिंदी में तो मैं आपको समझाता ही हूँ, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको BMS फर्स्ट फ्लॉप कंप्लीट कोर्स करके कोर्स मिल जाएगा। आप जैसे कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको वहाँ पर लेक्चर मिलेंगे और साथ में आपको लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो
कुछ और यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे आगे। आगे यहाँ पर क्या बोला कि जो सुअर का मांस जो होता है उसको शाही के मांस के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। शाही जो होता है एक प्रकार से पक्षी के समान जानवर होता है, तो ऐसा बोला गया है कि जो सुअर का मांस जो होता है उसको शाही के मांस के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला, चितकबरा। चितकबरा यानी कि जो स्पॉटेड हिरण होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हरिण की बात करी और मुर्गा का मांस जो होता है, इन तीनों के मांस को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे उदाहरण आपको याद होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक। कच्चे मांस को और 5 मार्क्स में तो पूछता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला, कच्चे मांस को प्राणियों के पित्त द्रव के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ पर क्या बोला, उड़द की जो दाल होती है ना, उड़द की दाल के साथ मूली को कभी नहीं खाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सलाद खाते हैं, मूली को सलाद के रूप में खाते हैं। अगर आपके घर में उड़द की दाल बनी हुई है तो उड़द की दाल के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, विरुद्ध आहार होता है, ठीक है, एक प्रकार से। और जो बड़हर यानी कि जो बहेड़ा होता है ना, बड़हर के फल को उड़द की दाल, गुड़, दूध, दही तथा घी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। और जो बड़हर का फल होता है उसको भी उड़द की दाल के साथ, गुड़ के साथ, दूध के साथ, दही के साथ, घी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपको यहाँ पर सिर्फ उदाहरण याद होना चाहिए, इनसे क्या विकृति होती है ये आपको यहाँ पर नहीं पता करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बागभट्ट ने इनसे क्या विकृति होती है इस पर चर्चा नहीं की है। वो सारी चर्चा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, चरक में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, केले के पके फल को मठा, अब जो पका फल होता है किसका, केले का, इसको मठा, दही और ताड़ के फल के साथ, और मकई को किसके साथ, पीपल और मरीच के साथ, और मधु अथवा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का तो विरुद्ध आहार होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं कि इस टॉपिक से श्लोक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हिंदी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को श्लोक याद करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तब भी चलेगा, इसलिए मैंने अपने नोट्स में श्लोकों को इंक्लूड नहीं किया है विरुद्ध आहार से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, निद्रा में कुछ श्लोक आपको याद करना होगा, वो भी करीबन 2 से 3 श्लोक होंगे जिनको मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। जिस पात्र में मछली पकाई गई हो, मतलब जिस कढ़ाई में, अगर मान लो कढ़ाई में बनाई है, कहीं में भी मतलब बनाई हो, किसी पात्र में मछली पकाई गई हो, ठीक है, तो उस पात्र में क्या करना है, उस पात्र में सोट पकाई गई हो। अगर देखो, जिस पात्र में मछली पकाई गई हो और उसी पात्र में सोट पकाई गई हो, ठीक है, और सोट पकाई गई हो, उसी पात्र में पकाया गया मकोई का साग न खाए, ठीक है। तो देखो, जिस पात्र में मछली पकाई गई है और उसी पात्र में अगर आप क्या करते हैं, सोट को पकाते हैं या मकोई पकाते हैं, तो उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और बासी साग भी आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, जिस स्नेह में मछली का मांस, स्नेह यानी कि तेल में, जिस तेल में क्या किया गया है, मछली का मांस तला गया है, उस तेल में तली हुई पिपली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, कांसा। कांसा यानी क्या होता है, जो तांबे का पात्र होता है, उसमें 10 दिन तक अगर मान लो क्या रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, तो उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या बोला, गिद्ध का मांस को लोहे की छेड़ पर लपेटकर अंगारों में पकाया गया क्या होता है, विरुद्ध होता है। तो जो गिद्ध का मांस होता है, कई लोग क्या करते हैं, मांस को क्या करते हैं, लोहे की छाड़ में फंसा देते हैं, उसको क्या करते हैं, सेकते हैं अंगारों पर, ठीक है। तो जो गिद्ध का मांस होता है उसको लोहे की छड़ पर लपेटकर अंगारों में पकाया हुआ मांस जो होता है तो विरुद्ध होता है, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या बोला, अगला क्या बोला, मठा के साथ पकाया गया कबीला क्या होता है, विरुद्ध होता है, ठीक है। और फिर आगे देखिए यहाँ पर, खीर, खोया, मलाई आदि पदार्थों को सूरा एवं खिचड़ी के साथ आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उदाहरण देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। सारे उदाहरण एमसीक्यू में भी आ सकता है और 5 नंबर में तो पूछेगा ही कि विरुद्ध आहार पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखिए, समान भाग में देखो, आगे यहाँ पर क्या बोला, आगे यहाँ पर ये बोला कि समान भाग में अगर आप क्या करते हैं, मधु का, घृत का, वसा का, तेल का और जल का सेवन करते हैं, ठीक है, सेवन करते हैं, तो वो क्या होता है, विरुद्ध होता है। अब यहाँ पर आगे इन्होंने ये बोला, इन द्रव्यों को 2-2 करके अथवा 3-3 करके मिलाकर अगर आप क्या करते हैं, इनका सेवन करते हैं तो क्या होता है, विरुद्ध होता है। 2-2, 3-3 मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो ऐसा बोला, 2 मतलब जैसे की बात करते हैं, मधु को जल के साथ सेवन करते हैं तो क्या होता है, विरुद्ध होता है,
ठीक है। या मधु को घी के साथ क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो क्या होता है, विरुद्ध होता है। या मधु को वसा के साथ सेवन करते हैं, है ना, वसा के साथ एक साथ मिलाकर जब खाते तो वो भी क्या होता है, विरुद्ध होता है। वैसे ही दो में अथवा तीन में भी, यानी कि मधु, घृत और वसा, इनको अगर एक साथ सेवन करेंगे तो वो भी क्या होगा, आपके लिए विरुद्ध होगा। ठीक है। उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखें, कम ज्यादा परिमाण में भी, तो वहां पर सम मात्रा की बात कर रहे हैं। सम मात्रा यानी कि मधु और घी का सम मात्रा आप लेते हैं और उसका सेवन करते हैं तो वो क्या होता है, विरोधी होता है। ठीक है। इसके अलावा मधु और जल का अगर मान लो आप क्या करते हैं, सम मात्रा में क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो भी क्या होता है, विरुद्ध होता है। नीचे इन्होंने ये बोला कि कम ज्यादा परिमाण में भी अगर आप क्या करते हैं, मधु और घृत और मधु और वर्षा जल का अनुपान लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है। फिर आगे आप यहाँ पर देखिए, मधु तथा कमल बीज, मधु तथा मेरेय और शर्करासव, ये भी परस्पर क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। ठीक है। फिर खीर, मट्ठा सत्तू के घोल के साथ और हरिद्रक को सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, खीर को, मट्ठा को और सत्तू के घोल के साथ, तो खीर को, मट्ठा को, सत्तू के घोल के साथ और हरिद्रक को क्या करना चाहिए, सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर सिर्फ उदाहरण दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा समझाने का है नहीं। ठीक। और मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पर सिर्फ वाग्भट ने उदाहरण पर ही चर्चा की है, इनसे क्या विकृति होती है इस पर चर्चा नहीं की है। ठीक है। आगे आप देखिए, यहाँ पर तिल की चटनी के साथ पकाया गया पोई का साग, वो भी क्या होता है, विरुद्ध होता है, और इसके सेवन से क्या हो सकता है, अतिसार हो सकता है। बगुला की स्त्री का मांस, सुरा तथा उबले हुए चना, मटर, मूंग के साथ खाने से क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, बलका यानी क्या होता है, बगुला, बलका का मतलब क्या होता है, बगुला का मांस को अगर आप क्या करते हैं, सुअर की चर्बी में तलकर खाने से शीघ्र क्या होता है, मारक होता है, शीघ्र क्या होता है, सद्य क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। बगुले के मांस को अगर आप करते हैं, सुअर की चर्बी के साथ पकाकर खाते हैं तो वो क्या होता है, मारक होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर तीतर हो गया, गोह, गोरैया आदि का मांस लकड़ियों की आग में और रेड में तले जाने से बगुले के मांस के भांति क्या होते, मारक होते हैं। तीतर का मांस हो गया, है ना। फिर यहाँ पर गोह का मांस हो गया, गोरैया का मांस, इसको अगर आप क्या करते हैं, लकड़ी की आग में पकाते हैं, ठीक है, या सेकते हैं, और रेड तेल में तले जाने से ये भी क्या होते हैं, बगुले के मांस के समान क्या होते हैं, मारक होते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि विरुद्ध आहार का सेवन किस किस को करना चाहिए, तो मतलब कौन कर सकता है, ऐसा बोला यहाँ पर। अगला टॉपिक यहाँ पर बोला कि विरुद्ध आहार का सेवन किसके लिए हितकर है, तो यहाँ पर बोला कि जो प्रतिदिन क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो स्निग्ध शरीर वाले हैं, जिनकी जाटराग्नि क्या होती है, दीप्त है ना, और जो युवक है, बलवान पुरुष को विरुद्ध अनपान से हानि नहीं होती, यानी कि इन सभी के लिए विरुद्ध आहार जो होता है वो क्या होता है, हितकर होता है, हितकर होता है। अब यहाँ पर ये लाइनें क्यों लिखी, ये लाइनें इसलिए लिखी क्योंकि वाग्भट ये बोलते हैं कि कई चंचल लोग ऐसे होते हैं, जो आगे जाके आयुर्वेद पे सवाल उठाएंगे, वो ऐसा बोलेंगे ही कि मैंने विरुद्ध आहार का सेवन किया लेकिन तब भी मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पर वाग्भट ने उसी चीज को क्लियर करते हुए ये बोल दिया कि जो व्यायाम करते हैं, जो स्निग्ध शरीर वाले होते हैं, जिनकी चाटर अपनी दीप्त होती है, ठीक है, तो युवक है, जो बलवान है, तो उनके लिए क्या होता है, विरुद्ध आहार क्या होता है, हितकर होता है। हितकर तो नहीं बोल सकते अपन, एक प्रकार से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ये इनका सेवन कर सकते हैं, मतलब इनका अगर मतलब ये वाले जो यहाँ पर उदाहरण जितने भी दिए गए हैं, ये क्या कर सकते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन कर सकते हैं। विरुद्ध आहार का अगर सेवन करेंगे तब भी उनकी बॉडी पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वाग्भट ये बोलते हैं कि विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विरुद्ध आहारों का सेवन। तो देखिए, ये वही बताई चीज है इंग्लिश में। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपत्य का त्याग और पथ्य का सेवन। तो देखो, अब यहाँ पर ये बोला कि जैसे कि हमने बोला कि आपको अपत्य यानी कि विरुद्ध आहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, अपत्य का सेवन कर रहा है डेली, लेकिन अगर वो क्या करता है, एकदम से क्या कर लेगा, पथ्य का सेवन करने लग जाएगा,
तो उसको कहीं ना कहीं क्या होगी, विकृति होगी किसी न किसी प्रकार की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोला कि आपको क्या करना है, अगर आप अपत्य का सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपत्य को छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और धीरे धीरे आपको अपत्य को छोड़ना है और धीरे धीरे आपको क्या करना है, पत्य को अपनाना है। अगर आप एकदम से छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, किसी न किसी प्रकार की विकृति हो सकती है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर बताया कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किए गए अपत्य को भी एक एक चौथाई क्रम से छोड़ते जाना चाहिए। यानी कि आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपत्य का त्याग करना है और पत्य को आपको क्या करना है, अपनाना है, एकदम से नहीं। ऐसा नहीं कि आप आज अपत्य खा रहे थे, मतलब कई दिनों से अपत्य खा रहे थे है ना, यानी कि विरुद्ध आहार ले रहे थे और एक आपको पता चला कि यार विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, तो आपने क्या किया, एकदम से पत्याहार करना शुरू कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, आपके शरीर में कहीं किसी न किसी प्रकार की विकृति पैदा करेगा। तो आपको क्या करना है, सहसा सहसा यानी कि धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपत्य को छोड़ना है और पत्य को अपनाना है। ठीक है, तो एक चौथाई क्रम में, सबसे पहले आपको एक चौथाई क्रम में, अगर फिर आगे यहाँ पर क्या बोला, यदि फिर भी हानि हो रही हो तो 16वें हिस्से में छोड़ना आरंभ करें, है ना। 16वें हिस्से यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ज्यादा मात्रा में अपत्य खाए और कम मात्रा में पत्य खाए। फिर धीरे धीरे आप क्या करें, अपत्य को कम करें और पत्य को बढ़ाए, अपत्य को कम करें, पत्य को बढ़ाए, इस प्रकार से। ठीक है, और उसी क्रम से 1 2 3 दिन का अंतर देकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और इसी क्रम से हितकर आहार विहार का सेवन आरंभ कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर यह गौर किया गया है कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपत्य को छोड़ना है और पत्य को अपनाना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 त्रय क्या होते हैं, उपस्तंभ होते हैं। एक तो क्या होता है, आहार होता है, दूसरा क्या होता है, शयन यानी कि निद्रा, और तीसरा क्या होता है, ब्रह्मचर्य। ठीक, तो आहार का तो हम पूरा वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, निद्रा का वर्णन करेंगे और उसके बाद हम ब्रह्मचर्य का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि आपका जो पूरा अन्नरक्ष अध्याय है, एक प्रकार से हम यहाँ पर त्रय उपस्तंभ की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, त्रय उपस्तंभ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रय उपस्तंभ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आहार पर चर्चा कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर हम निद्रा पर करेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मचर्य पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, निद्रा का एक लेक्चर आने वाला है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य का एक लेक्चर आएगा, और इस तरह से हमारा ये जो अन्नरक्ष अध्याय है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, त्रय उपस्तंभ है, तो आपको टिक करना है। आपको 3 ऑप्शन साथ में मिल जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक आपको आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य मिलेगा, तो इसको आपको कर देना, टिक कर देना। ठीक है, चलिए, तो एकदम आसान सा था। आज आपको शायद उदाहरण याद करना है ना, इसलिए आज मैंने लेक्चर की स्पीड थोड़ी हाई रखी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम निद्रा को पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मचर्य को पढ़ेंगे, और हमारा जो अन्नरक्ष अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई श्लोक याद नहीं करना है, निद्रा में 2-3 श्लोक याद करना है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।